मत्स्य निरीक्षक में चैप्टर 15 है फिश एंड सेलफिश पैथोलॉजी एंड माइक्रोबियल एंड पैरासाइट डिसीज ऑफ फिश एंड सेलफिश। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ फिनफिश एंड सेलफिश डिसीज इन एक्वाकल्चर। मत्स्य पालन में मछली और सेलफिश रोगों का मुख्य प्रभाव क्या होता है? मुख्य प्रभाव उत्पादन में कमी है। रोगों के कारण मत्स्य पालन उद्योग को होने वाले आर्थिक नुकसान का मुख्य कारण क्या है? उपरोक्त सभी है मुख्य कारण। ठीक है। रोगग्रस्त मछली के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्य विषाक्तता का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी। मत्स्य पालन में रोगों के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक नुकसान में कमी, मानव स्वास्थ्य की रक्षा, उपरोक्त सभी उद्देश्य है। मत्स्य पालन में रोग प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? रोग प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर बात करें तो यह है रोग की रोकथाम। ऑप्शन बी। ठीक है। रोग विकास प्रक्रिया, डिसीज डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसका आंसर है रोग विकास प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है। क्या होता है सबसे पहला चरण? नैदानिक संकेत होता है। ठीक है। दूसरा, रोगजनक के प्रवेश के बाद अगला चरण क्या है? अगला चरण है रोगजनक का गुणन होना। ऑप्शन बी, गुणन होना। तीसरा प्रश्न है रोगजनक के गुणन के बाद शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है? ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया के बाद रोग का अंतिम चरण क्या होता है? उत्तक क्षति और नैदानिक संकेत इसके बाद अंतिम चरण है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है रोग विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? मुख्य कारक है उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली, पर्यावरण स्थिति और रोगजनक की विषाक्तता सभी कारण हैं। अगला टॉपिक है रोग संबंधी प्रतिक्रियाएं, पैथोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें है पहला सूजन। इन्फ्लेमेशन किस प्रकार की रोग संबंधी प्रतिक्रिया है? इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रकार की रोग संबंधी समस्या है, सूजन। सेकेंड, नेक्रोसिस किस प्रकार की रोग संबंधी प्रतिक्रिया है? यह कोशिका मृत्यु से संबंधित है। हाइपरप्लासिया किस प्रकार की रोग संबंधी प्रतिक्रिया है? हाइपरप्लासिया की बात करें तो यह कोशिका वृद्धि से संबंधित है। मेटाप्लासिया किस प्रकार की रोग संबंधी प्रतिक्रिया है? मेटाप्लासिया जो है वो ऊतक परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रोग संबंधी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी कारण के लिए महत्वपूर्ण है, समझने के लिए, निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है केस हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइन इन डिसीज डायग्नोसिस। पहला प्रश्न, केस इतिहास के किस प्रकार की जानकारी शामिल है?
उपरोक्त सभी प्रकार की जानकारी शामिल होता है। इसमें प्रजाति, गुणवत्ता और लक्षण। नैदानिक संकेतों में क्या शामिल होता है? नैदानिक संकेतों में शामिल होने के लिए अगर बात करें तो सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। व्यवहार, शारीरिक और उत्तक तीनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। नैदानिक संकेतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? नैदानिक संकेतों का उपयोग रोगों के पहचान, कारण और गंभीरता के आकलन के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। केस इतिहास और नैदानिक संकेतों का संयोजन किस लिए महत्वपूर्ण है? ये सटीक निदान, उपचार और रोकथाम तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नैदानिक संकेतों और केस इतिहास के साथ किस प्रकार की जांच की जाती है जिससे रोग का सही पता चलता है? जिससे रोग का जो सही पता चलता है वो है उपरोक्त सभी है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी, रासायनिक और पीसीआर तीनों प्रकार की जांच शामिल है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मछली के स्वास्थ्य में भौतिक, रासायनिक, मिट्टी और जल मापदंडों की भूमिका। रोल ऑफ फिजिकल, केमिकल, सॉइल एंड वाटर पैरामीटर इन फिश हेल्थ। पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर मछली के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? श्वसन को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? ये उपरोक्त सभी को प्रभावित करता है। पानी का पीएच स्तर मछली के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो एंजाइम गतिविधि, अमोनिया विषाक्तता और श्वसन को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी को प्रभावित करता है पीएच का स्तर। पानी में अमोनिया का स्तर मछली के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो मछली के स्वास्थ्य को यह उपरोक्त सभी प्रकार से प्रभावित करता है। गील क्षति होना, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना और मृत्यु दर को बढ़ाता है। उपरोक्त सभी इस तरह इस पर का आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं पोषण संबंधी समस्या, न्यूट्रिशनल डिसीज। मछली में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मछलियों में जो है विटामिन सी की कमी से रोग होता है वह है स्कर्वी। मछलियों में भी स्कर्वी होता है, सोच लो। मछली में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से उपरोक्त सभी समस्याएं होती हैं। मछली में धीमी वृद्धि, कमजोर प्रतिरक्षा, मांसपेशियों का क्षय होना सभी शामिल है। मछली में वसा की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? वसा की कमी से होने वाले डिसीज पर बात कर रहे हैं तो यह है उपरोक्त सभी समस्याएं होती है। ठीक है, ऊर्जा की कमी होना, वसा अम्ल की कमी होना, धीमी वृद्धि होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मछली में खनिज की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? खनिज की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? खनिज की कमी से अगर हम बात करें तो उपरोक्त सभी प्रकार के प्रभाव पड़ता है। हड्डी का कमज़ोर हो जाना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलित हो जाना और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाना, ये उपरोक्त प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। मछली में पोषण संबंधी रोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका अगर हम बात करें तो इसका संतुलित आहार देना, विटामिन और खनिज पूरक देना, पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, उपरोक्त सभी है। ठीक है, गैर संक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पानी में अमोनिया की उच्च मात्रा से मछली में कौन सा रोग हो सकता है? ये अमोनिया विषाक्तता हो सकता है अमोनिया की उच्च मात्रा से। पानी में कम ऑक्सीजन स्तर से मछली में क्या होता है? मछली में हाइपोक्सिया हो सकता है। पानी में भारी धातु की उपस्थिति से मछली में कौन सा प्रभाव पड़ता है? भारी धातु से क्या प्रभाव पड़ता है? ऊतक क्षति, जनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी, उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में अचानक परिवर्तन से मछली में क्या प्रभाव पड़ सकता है? सभी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है उपरोक्त में से। गैर संक्रामक रोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपरोक्त सभी सबसे अच्छा तरीका है। परजीवी, जीवाणु, कवक और वायरल रोग पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम जो है वो वायरल रोग है। फिन रूट किस प्रकार का रोग होता है? फिन रूट जो होता है वो जीवाणु प्रकार का होता है। गिल रूट किस प्रकार का होता है? गिल रूट कवक प्रकार होता है। परजीवी रोग का सामान्य लक्षण क्या होता है? परजीवी रोग का जो सामान्य लक्षण है वह उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोगों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उपाय में तो उपरोक्त सभी ही आएगा, ठीक है। संरोधक और स्वास्थ्य प्रमाणन की बात करते हैं। संरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरोध का मुख्य उद्देश्य होता है रोगों का प्रसार रोकना, ऑप्शन ए। स्वास्थ्य प्रमाणन क्या दर्शाता है? स्वास्थ्य प्रमाणन मछली रोग मुक्त होना इसको दर्शाता है। संगरोध में किस प्रकार की जांच की जाती है? संगरोध में जो है वो उपरोक्त सभी प्रकार की जांच की जाती है, हम इस पर बात कर चुके हैं। स्वास्थ्य प्रमाणन किसके द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य प्रमाणन जो है वो उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। संगरोध और स्वास्थ्य प्रमाणन क्यों महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी की वजह से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। SPF और SPR पर बात करते हैं, इस पर MCQs को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, SPF का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्पेसिफिक पैथोजन फ्री। SPR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्पेसिफिक पैथोजन रेसिस्टेंट। SPF स्टॉक का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है क्या? उपरोक्त सभी इसका मुख्य लाभ होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। SPR स्टॉक का मुख्य लाभ क्या है? स्टॉक का मुख्य लाभ पूछा है तो मुख्य लाभ में तो सभी आएगा, ठीक है। रोग प्रतिरोधक, कम मृत्यु, कम उपचार लागत सभी है। SPF और SPR स्टॉक का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्र में किया जाता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और प्रयोगशाला अनुसंधान सभी में किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोसिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। बायोसिक्योरिटी प्रिंसिपल में पहला प्रश्न है, जैव सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों का प्रसार रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैव सुरक्षा में किस प्रकार के उपाय शामिल है? जैव सुरक्षा में अगर हम बात करें तो किस प्रकार के उपाय शामिल है? उपरोक्त सभी प्रकार के उपाय शामिल है। टीकाकरण, स्वच्छता और संगरोध, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जैव सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है रोग की रोकथाम। नेक्स्ट बात करते हैं जैव सुरक्षा में संगरोध का क्या महत्व है? संगरोध के महत्व की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा 4D, उपरोक्त सभी। जैव सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके सिद्धांतों के पालन की बात करें तो उपरोक्त सभी कारण इसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट क्या है? पहला प्रश्न है SPS समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? SPS समझौते का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त है व्यापार को सुविधाजनक बनाना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और रोगों के प्रसार की रोकथाम। उपरोक्त सभी इस तरह इसका आंसर होगा।
एसपीएस समझौता किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? एसपीएस समझौता जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO द्वारा प्रशासित किया जाता है। एसपीएस समझौता किस प्रकार के उपायों को नियंत्रित करता है? एसपीएस समझौता जो है वो किसको नियंत्रित करता है? उपरोक्त सभी को नियंत्रित करता है। एसपीएस समझौते का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो यह उपरोक्त सभी है। ठीक है। एसपीएस समझौते का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? एसपीएस समझौते का पालन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, रोगों के प्रसार को रोकने, उपरोक्त उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपरोक्त सभी कारण हैं जो एसपीएस समझौते को महत्वपूर्ण बनाता है। अगर हम बात करें पर्यावरणीय प्रबंधन के माध्यम से रोग नियंत्रण की, तो इसमें पर्यावरणीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें क्या शामिल है? पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य में जो शामिल है वो उपरोक्त सभी है। सभी को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरणीय प्रबंधन में किस प्रकार के उपाय शामिल है? उपाय की अगर हम बात करें तो इसमें जो उपाय शामिल है उसमें आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। गुणवत्ता बनाए रखना, उचित स्टॉक घनत्व, उचित आहार, उपरोक्त सभी आवश्यक है। पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कैसे रोग नियंत्रण में मदद करता है? कैसे रोग नियंत्रण में मदद करता है? तनाव को कम करके, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके, रोगजनकों में कम करके, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उचित स्टॉक घनत्व कैसे रोग नियंत्रण में मदद करता है? सेम वही बात है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रबंधन का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? रोकथाम, उत्पादन बढ़ाने, टिकाऊ मत्स्य पालन, उपरोक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है रोग निदान के सिद्धांत और पारंपरिक आधारित निदान विधियों और तीव्र निदान विधियों की। ठीक है। रोग निदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग निदान का मुख्य उद्देश्य सभी आ जाएगा। रोग की पहचान करना, कारण का पता लगाना, गंभीरता से आकलन लेना, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। पारंपरिक निदान विधियों में क्या शामिल है? पारंपरिक निदान विधियों में शामिल है उपरोक्त सभी। ठीक है। माइक्रोस्कोपी, जीवाणु संवर्धन, हिस्टोपैथोलॉजी, उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं शामिल है। तीव्र निदान विधियों में क्या शामिल है? तीव्र निदान विधियों में भी PCR, ELISA, लैटरल फ्लो टेस्ट सभी शामिल है। PCR का उपयोग किस लिए किया जाता है? PCR का उपयोग मुख्य रूप से रोगजनक DNA की पहचान के लिए किया जाता है। रोग निदान का सही तरीका चुनना क्यों महत्वपूर्ण है? रोग निदान के लिए सही तरीके को चुनना क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। निदान के लिए, उपचार के लिए, रोगों के प्रसार को रोकने के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।